हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th का हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 10। यहाँ पर हम देख रहे हैं म्यूचुअल परसेप्शंस, यानी कि जो यूरोपियंस थे या जो अमेरिकन्स थे वो एक दूसरे के बारे में सोचते क्या थे। तो 18th सेंचुरी में जो वेस्टर्न यूरोपियंस थे उन्होंने डिफाइन किया था कि जो सिविलाइज पीपल होते हैं ना, सो कॉल्ड सिविलाइज पीपल, वो लिटरेसी में भी अच्छे होते हैं, उनका रिलीजन ऑर्गेनाइज्ड होता है, अर्बनिज्म होता है। और जो नेटिव ऑफ अमेरिका हैं वो कैसे हैं, वो बहुत ही अनसिविलाइज्ड हैं। अनसिविलाइज्ड कैसे हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं ये चीज़ें को हैंडल कैसे करना है। लेकिन कुछ लोग जैसे कि फ्रेंच फिलोसोफर जीन जैक्स रोशियो क्या बोलते हैं कि ऐसे लोगों को ना एडमायर करना चाहिए। दीज आर द पीपल टू बी एडमायर्ड। वाई दीज आर द पीपल टू बी एडमायर्ड? क्योंकि ये लोग बहुत सिंपल हैं। ये सो कॉल्ड सिविलाइजेशन की करप्शन से बहुत 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 दूर है। अब उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पोइट्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन करा है। ब्यूटीफुली इन्होंने इस चीज़ को कैसे डिफाइन कर रखा है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने भी अपनी पोइट्री में उनको अच्छा बताया है। तो जो भी वर्ड्स इनके लिए पोइट्रीज में यूज किए गए हैं उनका मतलब क्या था कि दे लिव्ड क्लोज टू द नेचर। नेचर के क्लोज थे वो लोग, ऑफ कोर्स। और उसके अलावा वो बहुत लिमिटेड थे अपनी पावर्स को लेके, कि वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ में बिलीव नहीं करते थे। उनके पास लिमिटेड पावर थी इमेजिनेशन की एंड इमोशंस की। अब जो थॉमस जेफरसन है, जो थर्ड प्रेसिडेंट रहे यूएसए के और कंटेम्पररी हैं वो वर्ड्सवर्थ के भी, उन्होंने क्या बोला नेटिव के बारे में कि जो ये अनफॉर्चुनेट रेस है ना, मतलब जिनके लिए हम इतना पेन ले रहे थे सिविलाइज करने का, वो उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब ये ऑलरेडी जैसे थे ना वैसे भी बहुत अच्छे थे। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट। क्या इंटरेस्टिंग है नोट करने में कि अनदर राइटर है एक वॉशिंगटन इरविंग, जो बहुत यंगर थे वर्ड्सवर्थ से, जो एक्चुअली मिले थे नेटिव पीपल से। उन्होंने इनको बड़े क्वाइट डिफरेंटली बताया था। कैसे बताया था? उन्होंने बोलता था इंडियंस। इंडियंस क्यों बोलते थे? क्योंकि कोलंबस को पहले वो इंडियंस ही लगे थे। तो जो इंडियन जिनसे वो मिले थे रियल लाइफ में, वो बहुत डिफरेंट है जैसा कि उनको पोइट्री में डिफाइन किया जाता है। टैसिटर्न दे आर। टैसिटर्न का मतलब क्या होता है? जो रिजर्व टाइप के थे, तो वो बहुत ही रिजर्व थे। और जो मतलब उनकी लैंग्वेज थी वो अंडरस्टैंड नहीं करते थे। तो ऐसा नहीं था कि वो टोटली डिजर्व थे। वो डिजर्व थे सिर्फ यूरोपियंस के सामने। अगर वो अपने ग्रुप में होते थे ना, तो वो बहुत ही ग्रेट मिमिक्स थे और अपने आप को एंटरटेन करते थे वो वाइट मैन का मजाक उड़ा के। मतलब उनके सामने तो उन्हें गिफ्ट दे रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट पर्सनली वो क्या करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे। तो और जो वाइट मैन थे वो भी उनको पुअर इंडियंस को मतलब एनिमल से तो बेटर ही ट्रीट करते थे। अब ये इन्होंने किस सेंस में बोला था? थोड़ा सा ताने देने की सेंस में बोला था। अगर हम नेटिव्स की बात करें, टू द नेटिव्स, जो गुड्स उन्होंने एक्सचेंज करे थे यूरोपियंस से, उनको वो एज अ गिफ्ट समझते थे, जो कि फ्रेंडशिप में लेना देना होता था। अब जो बाद में लेकिन उन्हें पता चला था ये तो भैया बिजनेस का काम है। अब यूरोपियन ड्रीम कर रहे थे बड़ा रिच होने का। फिश एंड फर्स को वो मार्केट में, यूरोप की मार्केट में बेचना चाहते थे। अब देखिए, जो भी चीज़ों का मार्केट है, मार्केट में जो प्राइस है हमेशा सेम नहीं रहता। कभी प्राइस कम हो जाता था, कभी प्राइस ज़्यादा हो जाता था। तो बेचारे नेटिव हैं वो समझ ही नहीं पाते थे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। कभी तो यूरोपियंस किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बदले उनको बहुत सारी चीज़ देते थे, कभी बहुत कम देते थे। और वो ऑलरेडी दुखी थे, इस बात से भी परेशान थे कि यूरोपियंस का लालच ही ख़त्म नहीं हो रहा है। उस लालच की वजह से यूरोपियन ने, फर के लालच की वजह से, हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स को मार दिया। जिसकी वजह से जो नेटिव लोग थे वो बहुत परेशान थे कि जो एनिमल्स हैं वो रिवेंज लेंगे अपने डिस्ट्रक्शन का। अब बहुत सारी फोक कहानियां हैं नेटिव की, नेटिव अमेरिकन्स की, जिन्होंने यूरोपियन को मॉक किया है और उनको ग्रीडी डिसीटफुल बताया है। तो पहले तो इन्हें लोग इमेजिनरी स्टोरीज बोलते थे, बट धीरे धीरे रेफरेंसेस समझ में आने लग गए थे। अब फर्स्ट यूरोपियन जो कि ट्रेडर्स थे और सो कॉल्ड सेटल होने अमेरिका आए थे, तो 17th सेंचुरी से जो ग्रुप था यूरोपियन का, वो कई सारे ग्रुप ना एक दूसरे को परसिक्यूट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो यूरोप में डिफरेंट डिफरेंट क्रिश्चियंस थे।
एक कैथोलिक थे और एक थे प्रोटेस्टेंट। तो जो कैथोलिक थे वो मेजॉरिटी थी, अमीर लोग होते थे कैथोलिक, और जो प्रोटेस्टेंट थे उनको बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती थी। सो अब उन्होंने क्या करा, बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स ने यूरोप छोड़ दिया और अमेरिका सेटल होने का सोचा कि वहाँ पे अपनी वो एक नई लाइफ शुरू कर सकते हैं। लैंड बहुत ज़्यादा सेटल नहीं थी, फिर भी उनको लगा कि ठीक है हम धीरे धीरे यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। और उन्होंने क्या करा कि जो जंगल थे, जंगल के आगे जो विलेजेस होते थे, जंगल को काट के उन्होंने फार्म्स वगैरह बना लिए थे। अब जो नेटिव और यूरोपियंस थे ना, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखी फॉरेस्ट में। नेटिव को लगता था कि अगर सामने फॉरेस्ट रहेगा ना तो हम यूरोपियन के लिए इनविजिबल रहेंगे। और यूरोपियन जो थे उन्हें क्या लगा कि अगर हम इसको काट देंगे फॉरेस्ट को और यहाँ पे कॉर्नफील्ड्स लगाएंगे तो यहाँ पे हमारी बेटर लाइफ होगी। अब जो जेफरसन का ड्रीम क्या था कि एक ये जो कंट्री है ये पॉपुलेटेड हो बाय यूरोपियन और उनके पास में छोटे 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 से प्यारे से फार्म्स हो। अब जो नेटिव लोग थे अमेरिका के उनको बहुत लैंड को ओन करने का मन ही नहीं था। उनको लगा कि ये बड़ा रॉन्ग है कि अगर आप क्रॉप्स अपनी नीड के लिए ना नहीं ना सही सेल और प्रॉफिट के लिए लगा रहे हो तो दैट इज रॉन्ग। तो जेफरसन के व्यू में इस वजह से वो कैसे थे, वो अनसिविलाइज थे। ये मैप दे रखा है उस समय में अमेरिका का, एक्सपेंशन ऑफ यूएसए। सो कंट्रीज जो आज के टाइम पे कनाडा या यूएसए कहलाती हैं वो एक्चुअली एग्जिस्टेंस में 18 सेंचुरी के बाद आई थी। मतलब उस समय जब ये एग्जिस्टेंस में आई थी तो सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ लैंड इनके पास था जो इनके पास आज है। मतलब अगले 100 साल तक उन्होंने अपनी लैंड को एक्सपेंड किया है। कैसे? यूएसए ने कैसे एक्वायर किया, उन्होंने कुछ चीज़ें परचेज करी थी, जैसे लुइजियाना परचेज में साउथ ऑफ फ्रांस खरीदा, रशिया से अलास्का वॉर में जीता, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेक्सिको से ली। सो इस तरीके से उन्होंने अपना जो लैंड था उसको और बढ़ाया और इंक्रीज किया। अब जो लैंडस्केप था अमेरिका का, यानी कि जो जिस वे में अमेरिका दिख रहा था वो चेंज हुआ ड्रास्टिकली 19 सेंचुरी में। अब जो यूरोपियंस थे उन्होंने इस लैंड को नेटिव से डिफरेंटली ट्रीट किया था। मतलब कुछ तो माइग्रेंट से ब्रिटेन और फ्रांस के। और वहाँ पे क्या हो रहा था कि उनकी एक तो देखिए बड़ी सारी समस्याएं हो रही थी, उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी, यूरोप में थी तो वो इनहेरिट नहीं हो पा रही थी, इतने सारे वॉर वगैरह चल रहे थे। तो उनको सिंपली लगता था जर्मनी स्वीडन इटली वालों को, जो वहाँ पे जिनकी लैंड वगैरह चली गई थी, जो बड़े लैंड ओनर्स ने फार्मर्स ने ले लिया था, तो वो सब यहाँ के सेटल हो जाएं। और उनको यहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल भी लगता था। एक तो वो ह्यूज प्रॉपर्टीज लो प्राइसेस पे खरीद सकते थे, एग्रीकल्चर डेवलप कर सकते थे, क्रॉप्स इंट्रोड्यूस कर सकते थे जैसे कि राइस एंड कॉटन, जो नॉर्मली वो यूरोप में नहीं कर सकते थे, होता भी नहीं था, और बाद में उसको प्रॉफिट पे सोल्ड कर सकते थे। वो अपने ह्यूज फार्म्स को वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए वुल्फ्स का और माउंटेन लायंस का शिकार किया करते थे। बाद में जब बार्ब्ड वायर का इन्वेंशन हुआ तो वो टोटली सिक्योर फील करने लगे। बार्ब्ड वायर क्या होती है? जो आपने देखा होगा ना, कांटों वाली तार जो सारे साइड में लगा देते हैं ताकि कोई और एंटर ना कर सके, तो वो था बार्ब्ड वायर। अब जो सदर्न रीजन का क्लाइमेट था यहाँ पे अमेरिका में, ये टू हॉट था यूरोपियंस के लिए। मतलब यहाँ पे वो वर्क नहीं कर सकते थे। ये देखिए, ये फोटो किसका देखा, ये रांच है कोलोराडो का। रांच मतलब जहाँ पे आप जानवर मतलब चर सकते हैं। तो अब क्या हुआ जी, वहाँ पे यूरोपियन साउथ पे काम ही नहीं कर पा रहे थे। अब नेटिव लोग जो थे, बहुत सारे नेटिव लोग ऑलरेडी वहाँ पे मर चुके थे गर्मियों में काम करते हुए। फिर अफ्रीका से स्लेव्स मंगाए गए थे तो एंटी स्लेवरी मूवमेंट हुआ। और जो कई सारे अफ्रीकन्स थे ना, वो आप देखो कई जनरेशन तक स्लेव रहे थे, वो उनके बच्चे भी स्लेव। अब जो नदर्न स्टेट था यूएस का, उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत थी नहीं, क्योंकि गर्मी की जो परेशानी थी ना वो सदर्न में ही थी। तो नदर्न ने क्या डिमांड करी कि स्लेवरी को एबॉलिश कर देना चाहिए। उन्हें लगा कि ये इनह्यूमेन प्रैक्टिस है, क्योंकि उनको कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था और अच्छी चीज़ भी थी कि आप आवाज़ उठाओगे स्लेवरी के खिलाफ तो आपका नाम होगा। तो बड़ी लड़ाइयाँ चली इनके बीच में, और लास्ट में जो नॉर्थ अमेरिका था वो जीत गया, और स्लेव्स को जो थे वो स्लेवरी से हटाया गया। प्रॉपर वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में जो भी राइट्स है उसका सेग्रीगेशन हुआ। वाइट्स नॉन वाइट्स को स्कूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो सेग्रीगेशन था उसको ख़त्म किया गया और उनको एक दर्जा दिया गया।
अब जो कैनेडियन गवर्नमेंट थी उसकी क्या प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे जब उन्होंने वॉर जीता था ब्रिटिश से, फ्रांस से, तो फ्रेंच के बहुत सारे सेटलर्स थे जो वहाँ पे थे, उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल स्टेटस मांगा, तो इस पे बड़ी सारी चर्चाएं चली थी और बाद में कनाडा को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स, यानी कि अलग अलग स्टेट्स हैं जिनके थोड़े थोड़े अलग अलग रूल्स हैं, उसका एक ग्रुप बोला गया, पर एक पूरे ग्रुप का एक पर्टिकुलर रूल और भी था। जैसे इंडिया में टोटल आप कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स नहीं बोल सकते हो क्योंकि स्टेट्स की पूरी ऑटोनॉमी नहीं है, पर वहाँ पे स्टेट्स अलग अलग कंट्री जैसे भी वर्क कर सकते हैं, उनके अपने डिफरेंट रूल्स भी हो सकते हैं। इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज soon as possible. So thank you so much. Meet you all in my next video. Thank you.